हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल चंदू बायोलॉजी वाला में। तो कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम में व्यस्त होंगे, एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम लोग टोटल चैप्टर 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम प्रोवाइड कर चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीका से जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके चैनल पे आपके नोटिफिकेशन में सबसे पहले गिरे और इस वीडियो को देख करके आप फायदा उठा सके। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम करते हैं वीडियो को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि वंशागत का अध्ययन किसने किया था? वंशागत का अध्ययन किसने किया था? एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मटर के पौधे पर अध्ययन करके आनुवांशिक जो वंशागति होता है उसको अध्ययन किए थे। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है डार्विन, बी में दिया हुआ है लेमार्क, सी में दिया हुआ है मेंडल, डी में दिया हुआ है आपका वाटसन। तो जो वंशागत को जो अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे वो आपका मेंडल थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बोला कि वंशागत का जनक किसे कहा जाता है? वंशागत का जो जनक है वह किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है डार्विन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मेंडल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ह्यूगे de Vries, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मॉर्गे। तो आपका जो वंशागति का जनक है वो आपका मेंडल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? मेंडल जो जाने माने वैज्ञानिक हैं वह अपना प्रयोग किस पादप पर किए थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मटर, बी में दिया हुआ है गेहूं, सी में दिया हुआ है मक्का, डी में दिया हुआ है सरसों। तो आपका जो मेंडल वैज्ञानिक है वह मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवांशिक जो वंशागति का नियम था वे दिए थे। चलिए नेक्स्ट, चौथा नंबर क्वेश्चन है, बोला कि मटर के पौधे में कितने विरोधी लक्षणों का अध्ययन मेंडल ने किया था? यानी कि जो मेंडल थे मटर के पौधों को प्रयोग करके उन्होंने कितने लक्षण को अध्ययन किए थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5 लक्षण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 6 लक्षण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपका 7 लक्षण, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 8 लक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 लक्षण। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पांचवा है, बोला कि मोनोहाइब्रिड संकरण का अनुपात क्या होता है? मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है? एक मोनोहाइब्रिड होता है, एक डाई हाइब्रिड होता है। तो मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है एकल संकरण क्रॉस। उस एकल संकर क्रॉस में मेंडल ने एक लंबा पौधा को चयन किए थे, एक नाटा पौधा को चयन किए थे। आइए एक पेन लेकर के हम लोग समझते हैं। आपका जो मेंडल थे एक आपका लंबा लिए थे, लंबा वाला को उन्होंने बड़का टी से इंडिकेट किया था, एक छोटा था जिसको नाटा उन्होंने बोले थे, जिसमें दोनों को स्मॉल टी से इंडिकेट किए थे। यह आपका दोनों के दोनों जनक है। अब यहां पर देखना है कि दोनों जनक में जो युग्म की संख्या है वह समान है कि असमान है। समान होता है तो उससे युग्मक ए प्रकार के बनता है। तो इससे आपका एक टी बाहर निकलेगा, यहां से आपका छोटा टी एक का निकलेगा। ये दोनों के दोनों आपका
युग्मक हो गए, और युग्मक को जब मिलाते हैं तो निषेचन हो जाएगा, जिसमें आपका एक बड़का टी और एक छोटा टी आता है। जी आपका जो संतति उत्पन्न हुआ है यह आपका लंबा उत्पन्न हुआ है। अब लंबा क्यों होगा? क्योंकि जो आपका जो बड़ा वाला टी होता है, बड़ा वाला जीन होता है, वो प्रभावी जनक का कार्य करता है, और आपका छोटा वाला हो गया वो अप्रभावी का कार्य करता है। तो बड़ा वाला जीन छोटा वाला जीन को प्रभाव कर देता है, जिसके वजह से जो आपका लक्षण दिखाई देता है वो आपका हो गया, आपका बड़ा हो गया। चलिए, ये आपका हो गया F1 पीढ़ी। और F2 पीढ़ी निकालने के लिए, F2 पीढ़ी निकालने के लिए F1 से F1 में क्रॉस किया जाता है। तो इसी को आपको नर मानना है, इसी को मादा मानना है। तो इससे युग्मक आपको दो प्रकार के बनेंगे, एक आपका बड़ा टी बनेगा, एक आपका छोटा टी बनेगा, जिसमें आपको एक का लंबवत लिखना है, एक का अनुप्रस्थ लिखना है। इस तरीका से एक बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा टी, छोटा टी, जिसमें किसी को आप नर मान सकते हो, किसी को मादा मान लीजिए। तो यहाँ पे ये आपका नर हो गया और ये आपका मादा हो गया। तो जब बड़ा बड़ा टी को इंडिकेट करेंगे तो आपका दोनों कैपिटल टी बनेगा। यहाँ पर बड़ा टी एक छोटा टी आएगा, यहाँ पर आपका बड़ा टी छोटा टी आएगा, और यहाँ पर दोनों आपका छोटा टी आ जाएगा। तो ये आपका हो गया लंबा, ये भी आपका हो गया लंबा, ये भी आपका हो गया लंबा, और ये आपका हो गया नाटा। तो इसमें दो चीज निकलता है, एक जीनोटाइप, एक फिनोटाइप। जीनोटाइप फिनोटाइप किसको बोलते हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप के मतलब होता है वह लक्षण जिसमें संतति को बाहर से देख करके पता लगाया जाता है, उसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। तो इसमें देखना है कि यह भी लंबा, यह भी लंबा, यह भी लंबा। तो लंबा हो गया 3 गो, नाटा हो गया इसमें 1 गो। तो इसलिए जो एकल संकर क्रॉस के F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात होता है वह आपका 3:1 होता है। अब इसका जीनोटाइप भी निकलता है। जीनोटाइप क्या होता है? देखिएगा जीनोटाइप क्या निकलेगा। जीनोटाइप के मतलब होगा उसको जीन को अध्ययन करना होता है। अब देखिएगा ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, लेकिन दोनों का जीन देखिएगा तो डिफरेंट मिलेगा। ये आपका समयुग्मक होता है, ये आपका असमयुग्मक होता है। तो समयुग्मक वाला लंबा कै गो है? तो ये आपका 1 गो हो गया, समयुग्मक वाला लंबा 1 गो। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1। फिर आपका असमयुग्मक वाला कै गो लंबा हो गया? 2 गो। तो इसको लिखेंगे 2, और आपका और समयुग्मक नाटा वाला वो है आपका 1 गो। तो आपका जो फिनोटाइप हो गया आपका 3:1 हो गया, और जीनोटाइप हो गया 1:2:1 हो गया। चलिए इसका हम लोग करेक्ट आंसर देखेंगे। बोला कि मोनोहाइब्रिड में संकर क्रॉस का अनुपात क्या हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि डाई हाइब्रिड संकरण में फेनोटाइप अनुपात क्या होता है? डाई हाइब्रिड का मतलब होता है द्विसंकरण क्रॉस, और द्विसंकरण क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो आइए इसको ऑप्शन में दिया हुआ है 3:1, ऑप्शन बी में है 9:1, 9:3:3:1, ऑप्शन सी में है 1:2:1, ऑप्शन डी में है 1:3:3:9। तो आपका जो द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप होता है वो आपका 9:3:3:1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि मेंडल का विभाजन का नियम किस संकरण पर लागू होता है? अब कौन सा नियम है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लोग पृथक्करण के नियम से जानते हैं। आपका मेंडल का 3 नियम होता है, जिसमें आपका पहला नियम था प्रभाविता के नियम, दूसरा था विसंयोजन के नियम। पहला नियम और दूसरा नियम जो होता है
वो आपका उनका पहला प्रयोग पर लागू होता है। और आपका जो तीसरा नियम होता है जिसको हम लोग स्वतंत्र अपीवन के नियम से जानते हैं, वो उनका दूसरा प्रयोग पर लागू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पहला प्रयोग था मेंडल का वह था मोनोहाइब्रिड, जिसको हम लोग एकल संकर क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि मेंडल के प्रयोग पुनः खोज किसने की, यानी कि जो मेंडल का प्रयोग है उनके प्रयोग को दोबारा किसने खोजा था। यानी कि मेंडल का प्रयोग जब प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने अपना नियम को जो प्रकाशित किए थे, प्रकाशित करने के दौरान उनका जो नियम था असफल हो गया था। तो 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक आए थे, उनका नियम को दोबारा खोजे थे। तो उन वैज्ञानिक का नाम है डी हिब्रिग, सेन कार्पोरेस एवं सेनमार। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन है। बोला कि जीन का वाहक कौन है। जीन का वाहक कौन होता है, यानी कि जो मानव में जो जीन होता है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जीन कौन लेकर के जाता है, किसके द्वारा संवाहक हो पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीएनए। चलिए नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है। बोला कि एबी रक्त समूह किसका उदाहरण है। एबी जो आपका रक्त समूह है वह किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है अपूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन नंबर बी है सहप्रभाविता, ऑप्शन नंबर सी है लिंग से जुड़ा गुण, ऑप्शन नंबर डी है बहुगुणता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सहप्रभाविता। चलिए नेक्स्ट 11वां नंबर क्वेश्चन है। बोला कि हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है। हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्वलिंगी बीमारी है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है लिंग संलग्न बीमारी है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वाइस लिंकेज बीमारी है, ऑप्शन नंबर डी में है कि स्वचालित बीमारी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिंग संलग्न बीमारी होता है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है। बोला कि डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा बीमारी है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होता है 21वें जोड़े में एक क्रोमोसोम की संख्या अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उस व्यक्ति का जो शरीर का बनावट होता है वो अलग तरीका से दिखता है, जिसमें उसका कद छोटा हो जाता है, मुंह आंशिक रूप से खुला होता है, हथेली रुखर हो जाता है, कद छोटा रहता है, पीठ के पास कुब्बड़ रहता है। ये आपका डाउन सिंड्रोम का लक्षण होता है, जिसमें 21वें जोड़े में एक क्रोमोसोम की अतिरिक्त वृद्धि होता है, तब ये लक्षण विकसित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है ट्राइसोमी 21, बी में दिया हुआ है ट्रोसोमी आपका 18, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ट्रोसोमी आपका 13, टर्नर सिंड्रोम। तो आपका क्या होता है डाउन सिंड्रोम में, क्या बोले 21वें जोड़े में एक क्रोमोसोम की अतिरिक्त वृद्धि हो जाना, और किसी भी गुणसूत्र में एक क्रोमोसोम की अतिरिक्त वृद्धि होता है तो उसको हम लोग ट्राइसोमी बोलते हैं, और अगर एक क्रोमोसोम की हानि होता है तो उसे मोनोसोमी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ट्राइसोमी 21। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है। बोला कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 45 + XO, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 46 + XY, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 47 + XXY, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 48 + XXX। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें आपका एक क्रोमोसोम की हानि होता है। तो इसका जो हो जाएगा
आपका यहां पर ऑप्शन रहेगा, ये आपका ऑप्शन गलत हुआ है। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा 44 प्लस 0 100 हो जाएगा यहां के पास, ए आंसर रहेगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या होती है। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में जो आपकी गुणसूत्र की संख्या होती है वह कितना होता है? तो क्लाइफेल्टर सिंड्रोम होता है, यह नर में उत्पन्न होता है, जिसमें उसके अंदर 23वें जोड़े में एक क्रोमोसोम की अतिरिक्त वृद्धि हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर इससे गलती हो गया, यहां पर आपका रहेगा, यहां पर 44 रहेगा। 44 प्लस XY रहता है। तो आपका जो ये लक्षण उत्पन्न होता है, यह लक्षण नर में उत्पन्न होता है, जिसमें नर होने के बावजूद भी वह मादा वाले व्यवहार करते हैं, जिसमें उसकी चालें हो गई, व्यवहार हो गया, शरीर का बनावट हो गया, पहनावा हो गया, उसमें सारे उसके जो पहनावा होता है गर्ल्स वाला को फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? यानी कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वह किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है X गुणसूत्र से, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है Y गुणसूत्र से, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ऑटोसोम से, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है DNA से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Y क्रोमोसोम से या Y गुणसूत्र से। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है, यानी कि मेंडल का यह दूसरा नियम है, जिसको पृथक्करण के नियम कहते हैं, युग्मक के शुद्धता के नियम भी कहते हैं, और बीज संयोजन के नियम भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्धता के नियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 17, बोला कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसका संकरण पर लागू होता है? आपको इसका जवाब हम फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में दिए थे कि आपका जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था वो मेंडल के पहला नियम पर लागू होता है, मेंडल का पहला प्रयोग पर लागू होता है, जिसमें आपका था एकल संकर क्रॉस, जिस पर दो नियम लागू होते हैं, प्रभाविता के नियम और बीज संयोजन के नियम। आपका तीसरा जो उनका प्रयोग है आपका स्वतंत्रता P1 के नियम, वो उनका डाई हाइब्रिड क्रॉस पर लागू होता है, जिसको हम लोग द्विसंकर क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाई हाइब्रिड। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग कौन किया था? अगर मेरा आप ऑफलाइन में क्लास किए होंगे तो इनका जवाब आपको जरूर पता होगा कि आपका जिन शब्द का प्रयोग कौन किए थे, और इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि जिन शब्द का प्रयोग कौन किए थे। चलिए इसका जवाब नहीं देंगे, और जिनका जवाब आएगा उनको कमेंट्स बॉक्स में आपको रिप्लाई जरूर दे दिया जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि डीएनए खोज को श्रेय जाता है, यानी कि जो डीएनए का खोज होता है, जो खोज किए हैं उनका श्रेय किन्हें दिया जाता है, कौन किए हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फ्रेडरिक मिजर ने, ऑप्शन नंबर सी में ग्रेगर मेंडल ने, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हर्शे एवं चेसनी। तो जो डीएनए का खोज किए थे फ्रेडरिक मिजर ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि लिंग निर्धारण में पुरुष का योगदान होता है, यानी कि लिंग निर्धारण, एक बच्चे में जो लिंग निर्धारण होता है उसमें एक पुरुष का क्या अवदान होता है, क्या भागीदारी होता है? ऑप्शन नंबर है ए में दिया हुआ है X गुणसूत्र, बी में है Y गुणसूत्र, सी में है आपका DNA,
आरएनए है आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाई गुणसूत्र। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि मनुष्य का गुणसूत्र संख्या है, यानी कि एक मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में है 44, बी में है आपका 46, सी में है आपका 48, डी में है 42। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 46 गुणसूत्र। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि मनुष्य में आपका जो गुणसूत्र होता है वह कितने जोड़े का होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 20 जोड़ा, बी में है आपका 22 जोड़ा, सी में है आपका 23 जोड़ा, डी में है आपका 24 जोड़ा। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 जोड़ा। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि स्वचर गुणसूत्र जिसको हम लोग ऑटोसोम के नाम से जानते हैं और इसको देही क्रोमोसोम भी कहते हैं। ऑटोसोम कितने जोड़े होते हैं, यानी कि ऑटोसोम होता क्या है, वैसा गुणसूत्र जो नर एवं मादा में दोनों के गुणसूत्र की संख्या समान होती है, रंग रूप आकार आकृति समान होता है, वैसे गुणसूत्र को हम लोग ऑटोसोम या देही क्रोमोसोम कहते हैं और उसकी जो संख्या होती है 22 जोड़ा होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 जोड़ा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि सेक्स क्रोमोसोम मनुष्य में कितने होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वह मनुष्य में कितना होता है। ऑप्शन नंबर 1 में है 1 जोड़ा, ऑप्शन नंबर बी में है 2 जोड़ा, ऑप्शन नंबर सी में है 22 जोड़ा, ऑप्शन नंबर डी में है 24। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जोड़ा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका एक वजन नहीं रहेगा जी। बोले रंगतता किससे जुड़ी होती है, यानी कि जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, वर्णांधता के नाम से जानते हैं। तो जो आपका वर्णांधता रोग है वह किससे जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वाई लिंकेज से दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एक्स लिंकेज से होता है, ऑप्शन नंबर सी में ऑटोसोमल होता है, ऑप्शन नंबर डी में है आरएनए होता है। तो आपका इसमें आपको हम 3 रोग बताएंगे, एक आपका वर्णांधता, एक आपका हीमोफीलिया, एक कलर ब्लाइंडनेस होता है जो आपका एक्स क्रोमोसोम से वह रोग संबाधित होता है, संवाहक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर देखेंगे, बोला कि क्रॉसिंग ओवर किस चरण में होता है। क्रॉसिंग जो ओवर होता है जिसको हम लोग जीन विनिमय के नाम से जानते हैं वह किस चरण में होता है। ऑप्शन नंबर है प्रोफेज 1, ऑप्शन नंबर बी में है मेटाफेज 1, ऑप्शन नंबर सी में है एनाफेज 1, ऑप्शन नंबर डी में है टेलोफेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेज 1, जिसको अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि लिंकेज जीन का अध्ययन किसने किया था, यानी कि जो लिंग आपका जो बंध था, आपका जो इसमें ड्राइसोफिला पर प्रयोग करके लिंकेज का अध्ययन किए थे, जिसमें संपूर्ण लिंकेज और अपूर्ण लिंकेज आता है, उसका खोज, उसका अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मॉर्गन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि क्रॉसिंग ओवर की संख्या खोज किसने की, क्रॉसिंग ओवर की खोज किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर आपका वही हो जाएगा मॉर्गन। तो इसका जो फुल नाम होता है, आपको मॉर्गन 2 जगह दे दिया जी, आपका बी में भी सी में है, तो इसका दोनों आंसर जब पूरा नाम दिया हुआ है आपका, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दोनों रह जाएगा। चलिए
चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि लिंकेज सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया, यानी कि लिंकेज का जो था इसका प्रस्ताव किसने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉर्गन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है। बोला कि किसी जीव का भौतिक स्वरूप कहलाता है, किसी भी जीव का बाहरी लक्षण क्या कहलाता है, किसी भी जीव का जो बाहरी लक्षण होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जीनोटाइप, ऑप्शन नंबर बी में है जीन, ऑप्शन नंबर सी में है फेनोटाइप जिसको फिनोटाइप बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी में है एली। तो जो भौतिक स्वरूप होता है, भौतिक स्वरूप का मतलब होता है आपको बाहरी लक्षण, और बाहरी लक्षण को बोला जाता है फिनोटाइप। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है। बोला कि किसी गुण को नियंत्रित करने वाला वैकल्पिक रूप कहलाता है, किसी भी जीन को गुण को नियंत्रित करने वाला जीन क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलीन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है। बोला कि वंशागति का अध्ययन कहलाता है, वंशागति का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में है शारीरिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी में है आनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर सी में है वर्गीकी, ऑप्शन नंबर डी में है उत्क्रांति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिकी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख। 35 नंबर बोला कि आनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है चार्ल्स डार्विन, बी में आपका दिया हुआ है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ह्यूगो डी ब्रीज, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है वाटसन। तो आपका आनुवांशिकी का जो जनक हो गए आपका ग्रेगर मेंडल हो गए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि रक्त समूहों की खोज किसने की, जो रक्त समूह होता है मानव के अंदर उसका खोज कौन किए थे। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लैंड स्किनर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डार्विन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जोहानसन, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है वाटसन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है। बोला कि बहु एलील का उदाहरण है, बहु एलील का मतलब होता है वह जीन वह एलील जिसमें 2 से अधिक संख्या होता है उसको हम लोग बहु एलील के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एबीओ रक्त समूह, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है रंग बांधता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रक्त समूह एबीओ। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है। बोला कि वंशागति का सबसे छोटी इकाई है, वंशागति का सबसे छोटी इकाई होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डीएनए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जीन, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आपका एलील। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीन। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है। बोला कि गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कहलाता है, गुणसूत्र के बारे में जो अध्ययन करना है उसे क्या कहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आनुवांशिकी। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी में हो गया साइटोजेनिक, ऑप्शन नंबर सी में हो गया बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी में हो गया आपको जीनमेक्सिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका साइटोजेनिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि मानव में रक्त समूह का निर्धारण
कितने एलीलों द्वारा होता है? मानव में जो रक्त समूह होता है वह कितने एलील के द्वारा निर्धारित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2 गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी में है 3 बार 3, ऑप्शन नंबर सी में है 4, ऑप्शन नंबर डी में है आपका 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 एलील के द्वारा होता है, क्योंकि जो मानव के अंदर जो रक्त समूह होता है मुख्य रूप से वह AB होता है, जिसके लिए 3 जीन उत्तरदायी होते हैं। आपका IA, IB और I0 होते हैं, तो इसलिए इसका 3 हो जाएगा। चलिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, बोला सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन का कौन सा भाग बदल जाता है? यानी कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें आपका जो आरबीसी होता है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है उसकी आकार जो गोलाकार होता है वह आपका हाथी आकार में बदल जाता है। तो कौन सा भाग होता है? ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है अल्फा श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है बीटा श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है गामा श्रृंखला, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बीटा श्रृंखला। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा श्रृंखला। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि मनुष्य में हीमोफीलिया अधिक किसमें पाया जाता है? यानी कि हीमोफीलिया जो रोग होता है वह किसमें पाया जाता है? नर में पाया जाता है कि मादा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है पुरुष में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है स्त्री में, ऑप्शन नंबर सी में है समान रूप से, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बच्चों में। तो आपका जो हीमोफीलिया हो गया वो ज्यादातर नर में देखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि कितने युग्मक मिलकर द्विसंकरण में भाग लेते हैं? यानी कि द्विसंकरण में कितने युग्मक भाग लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है 1, आपका 2 को, बी में दिया हुआ है 4 युग्मक, सी में दिया हुआ है 8 युग्मक और डी में आपको दिया हुआ है 16 युग्मक। तो आपका द्विसंकरण क्रॉस होते हैं उसमें टोटल 4 युग्मक भाग लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में टोटल हम लोग 43 क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो अगर यह ऑब्जेक्टिव यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीका से प्रत्येक दिन चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहता हूं, जिसके माध्यम से आप इस वीडियो को देख करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो इसके बाद मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।